अब ईसीटी और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए एजुकेशन के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है असेसमेंट। तो असेसमेंट है क्या? असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक सिस्टमेटिक एजुकेशनल प्रोसेस है, यानी कि एक बाज़ाब्ता तालीमी तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं या चेक करते हैं कि बच्चा कितना सीखा है और जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसे वो सीख भी रहा है या नहीं, या जो टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के पीछे जो उसके मकासद होते हैं जिनको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है कि ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी कि चीज़ों को नोट करते जाते हैं या रिकॉर्ड में लाते हैं, कौन सी चीज़ों को जो हम चीज़ पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को, या जो कॉम्पिटेंसीज़ या स्किल्स उसके पास हम डिलीवर करना चाहते हैं या उसमें डेवलप करना चाहते हैं वो, या उसके लहजे के अंदर जो तब्दीली लाना चाह रहे हैं वो। क्योंकि एजुकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चेंज इन द बिहेवियर, यानी कि एजुकेशन यही है कि उसके बिहेवियर के अंदर जो तब्दीली आई तो वो हो जाएगी एप्टीट्यूड के अंदर तब्दीली है एजुकेशन। इसी तरह एप्टीट्यूड यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ रिलेटेड उसमें स्किल्स डेवलप करते हैं या उसके जो बिलीव्स हैं उनको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को चेक करने का नाम है असेसमेंट। अब इसी तरह असेसमेंट के पर्पसेस यहीं से क्लियर हो गए कि ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और लर्निंग कितनी है ये चेक करता है, और ये फोरकास्ट्स दी फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि उसकी एकेडमिक पोजीशन के लिहाज से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करेगा या नहीं। तो ये असेसमेंट एक टूल है। इसी तरह जो असेसमेंट के टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीसरा है समेटिव और चौथा है नॉर्मेटिव असेसमेंट और पांचवा है क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जो हम प्री टेस्ट यानी कि पढ़ाने से पहले ले लेते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, और उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स है या कौन सी एरियाज़ उसकी स्ट्रांग हैं या कौन सी एरियाज़ उसके वीक हैं, और कौन सी एरियाज़ हैं जिनमें वो टाइम हमसे ज़्यादा लेगा और कौन सी एरियाज़ होती हैं जिनमें टाइम वो कम लेगा। तो ज़्यादातर जो हम एंट्री टेस्ट वगैरह करते हैं या पहले जो एडमिशन टेस्ट ले लेते हैं तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है, और इसमें ये चीज़ नोट करने की है कि ये बुनियादी तौर पर छोटी लेवल पर ली जाती है और प्लस में इसकी कोई ग्रेडिंग वगैरह नहीं होती। अब दूसरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हो सकती है, और इनफॉर्मल यानी कि इनडायरेक्टली या स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, अचानक से हो सकती है। तो शेड्यूल्ड का कंसेप्ट भी यही है कि सिस्टमेटिक तरीके से पहले ही प्री प्लान्ड होगी, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि एक्सटेम्पोर होगी, अचानक हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप पढ़ा रहे हो, बीच में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने पूछ लिया, तो ये आपकी कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन आप अगर आप ऐसे करते हैं कि पढ़ाने से पहले तो उस टॉपिक में से 10-15 क्वेश्चन बना कर आते हैं कि ये क्वेश्चंस मैं ड्यूरिंग टीचिंग पूछ लूँगा या पूछ लूँगी, तो आप कहेंगे ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि ऑन गोइंग क्वेश्चनिंग एंड ड्यूरिंग द क्लास, यानी कि पढ़ाने के वक्त जो है ना, प्रोसेस के दौरान जब आप उससे पूछ लें या उसकी चेक कर लें कि वो आपको अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसकी इम्प्रूवमेंट चेक कर लें कि कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, तो ये आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और इसमें एक और चीज़ नोट करने की है कि फीडबैक, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, अगर वो आपको बता रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, ये आप उसकी फीडबैक हो जाएगी। अगर वो आपको नहीं बता रहा है या थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसा फीडबैक देंगे जो उसको थोड़ा सा आपकी तरफ मुतवज्जा करने में मदद करे। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जो समेटिव असेसमेंट होती है तीसरी कैटेगरी की, तो समेटिव असेसमेंट
ये ज़्यादातर तब होती है जब आप एक यूनिट पूरा कर लेते हो या आप कोई मखसूस टाइम पीरियड पूरा कर लेते हो। जैसे सेमेस्टर आपने पूरा कर लिया या आप ऐसे समझ लें कि पूरा आपका साल हो गया, तो अब साल के बाद जो पेपर्स वगैरह होते हैं, ये आप ऐसे समझ लें कि समेटिव असेसमेंट की मैनिफेस्टेशन या एग्जाम्पल है। तो इसमें भी फीडबैक होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो फीडबैक होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि जस्ट वो मार्क्स और ग्रेडिंग्स आ जाती हैं, तो बच्चे को ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इसमें नहीं मिल सकती। लेकिन वो जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, तो उसमें ऑनगोइंग होता है, तो बच्चे की लर्निंग को बार बार ऐसे समझ लें कि इम्प्रूव होने का मौका मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ कम है। और इसके बाद क्या है कि समेटिव असेसमेंट के एग्जांपल आपको मैंने बता दिए कि मिड टर्म हो गया या फाइनल प्रोजेक्ट हो गया, एग्ज़ाम हो गया या डिस्ट्रिक्ट बेंचमार्क हो गए, और चैप्टर टेस्ट्स यानी कि जब आपकी चैप्टर पूरी हो जाए, यूनिट पूरी हो जाए, कोई चीज़ तकमील हो जाए उसकी, तो उसके बाद अगर आपसे पूछी जाए कि आपने कितना सीखा, तो आप कहेंगे ये आपकी है समेटिव असेसमेंट। और इसमें स्कोर्स आती है और ग्रेडिंग आती है, और स्कूल और स्टूडेंट्स दोनों ही अकाउंटेबल होते हैं उसमें। तो ये सिंपल एक कंपैरिजन है, इसको थोड़ा सा आप रीड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये इसके एग्जांपल्स की एक थोड़ी सी आपकी फ्लो चार्ट है। अब इसमें भी थोड़े से डिफरेंस हैं कि आप देख लें, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बच्चे को हेल्प करती है कि वो इम्प्रूव करे, लर्न करे और प्रैक्टिस करे। और जो समेटिव असेसमेंट होती है उसमें क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया है कि उसने कितना हासिल किया और कितना खोया। और फॉर्मेटिव असेसमेंट देखें थ्रू आउट दी कोर्स है, लगातार चलती रहती है, लेकिन ये आपकी एंड में होती है समेटिव। और जो आइडेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो आइडेंटिफाई करती है गैप्स को और इम्प्रूव करती है लर्निंग को, लेकिन जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होती है वो एविडेंस को कलेक्ट करती है कि बच्चे ने कितनी नॉलेज हासिल की और कितने स्किल्स उसने इम्प्रूव कर दिए। इसी तरह जो ये फोकस करती है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसेस पे और ऑन प्रोसेस यानी कि कंटिन्यूटी के दौरान पढ़ाते हुए। और दूसरी समेटिव असेसमेंट जो है ये आपकी फोकस करती है कि रिजल्ट पे। तो नॉर्मेटिव रेफरेंसड असेसमेंट ये आपकी चौथी किस्म हो जाएगी असेसमेंट भी। इसमें क्या होगा कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर देखा गया जाता है कि उनकी एक ही स्किल्स समझी जाती है कि वो बराबर स्किल्ड हैं और उनमें एक जैसे खसूसियात हैं, और उन्हीं को एक जैसी क्राइटेरिया के ज़रिए ही चेक किया जाता है। और ये जो टेस्ट टेकर्स होते हैं वो सेम सर्कमस्टांसेस में उनको बिठाकर टेस्ट ली जाती है। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम हॉल सारे बच्चों के लिए एक ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक बच्चे के लिए एग्ज़ाम हॉल का रूम एक होगा तो दूसरे बच्चे के लिए कोई हम दूसरा सा डेकोरेटेड रखेंगे और दूसरे को एक अंडर प्रिविलेज्ड रूम में रखेंगे, तो ये नहीं है। सिमिलर सर्कमस्टेंसेस और सिमिलर ऐसे समझ लें कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के अंदर आप बच्चों को चेक करें, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए, कुछ बच्चे आप देखेंगे कि हाई अचीवर्स होंगे और कुछ जो होंगे ना वो लो अचीवर्स होंगे। तो ये आपकी चीज़ है नॉर्म रेफरेंसड असेसमेंट। और लास्ट टाइप है इसका क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट। तो क्राइटेरियन बेस्ड असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें आप एक पूरी की पूरी टेबल बना लेते हो या क्राइटेरिया बना लेते हो कि इसके मुताबिक जो बच्चा हासिल करेगा वो इस ग्रेड में होगा और ये मार्क्स हासिल करने वाला इस ग्रेड में होगा। तो ये आपकी ऐसे समझ लें कि क्राइटेरिया के साथ उसकी कंपैरिजन है। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर रखा है। इस टेबल को कहते हैं रूब्रिक एजुकेशन के अंदर। तो इस रूब्रिक के ज़रिए हम क्या करें, एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन चेक करें। 3 बच्चे हैं जो 3 बच्चे ही अलग तरीके से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ए बी सी। तो पहले बच्चे ने की राइटिंग जो है ना बिल्कुल अच्छी है, तो उसकी देखें सेटिस्फैक्ट्री यानी 4 मार्क्स उसकी राइटिंग पे बन जाएंगी। और जो उसकी कंटेंट भी ज़बरदस्त है, ज़हीन बंदा है, तो उसकी 4 मार्क्स वो बन जाएंगी 8 है। और जो पेपर प्रेजेंटेशन है यानी कि लिखाई भी अच्छी है, साफ़ सुथरी लिखता है, या आप ऐसे समझ लें कि उसकी डायग्राम वगैरह भी बना लेता है, एग्जाम्पल भी यूज़ कर लेता है,
तो वो भी 4 दे देते हैं। तो देखें 12 में से 12 भी ले सकता है ये बच्चा, लेकिन दूसरा उसकी निस्बतन थोड़ा कम है, उसकी ये तीनों चीज़ें एवरेज हैं तो उसकी 9 बनेगी। अगर ऐसा बच्चा है जो जिसकी बिल्कुल ये तीनों चीज़ें पुअर हैं तो वो जिसकी 12 में से 6 बनेगी। तो ये आपकी ऐसे समझ लें कि न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव किस्म की असेसमेंट हो जाएगी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।